Hello students, how are you all? Fine, है ना? ओके। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 7, कुदरत की अनमोल देन, जल। जल के विषय में, है ना? क्या जल के बिना जीवन संभव है कि नहीं है? नहीं है ना? हाँ। पानी के बिना हमें चलेगा? खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, है ना, एक दिन। पर पानी के बिना हम नहीं रह पाते, है ना? जल यानी पानी, है ना? तो क्या आप वर्षा के जल का संचयन करते हैं? वर्षा यानी बारिश के जल का संचयन यानी स्टोर करना, है ना? करते हैं क्या आप? हाँ, करते हैं। किस में करते हैं बता? बकेट में, है ना? हाँ, छत से पानी टपकता है तब करते हो ना, बकेट लेकर, है ना? तो आज हम ये जल के बारे में बात करेंगे। सूखी धरती में पानी लौट आया। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गई, बल्कि मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा भी शुरू हो गई। सतत बरसात की सुखद उम्मीदों के अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं में पानी का फिर से ऊपर आ जाना और हरे भरे खेत में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही धरती है जो हर साल गर्मी के मौसम आते ही अकाल और सूखे के चपेट में आ जाती थी। तो ये सूखी धरती पे जब पानी लौटता है ना, जब बारिश होती है तो हर जगह पानी ही पानी हो जाता है ना? तो सिर्फ पानी ही नहीं, पर पहाड़ों में हरियाली छा जाती है ना? सूखी नदियों में पानी आ जाता है ना? मछली, छोटे छोटे जल जीव भी खुश हो जाते हैं, क्रीड़ा करने लगते हैं, है ना? सतत बरसात, सतत यानी हमेशा। बरसात की उम्मीदों से अक्सर आकाश जो है वो भी निखर आता है ना? धरती में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है ना? गड्ढे में पानी भर जाता है। फिर हम क्या करते हैं? पानी में कागज की नाव बनाकर तैराते हैं, है ना? बनाते हो ना? हाँ। फिर कुओं में भी पानी आ जाता है, कुआं पूरा भर जाता है और खेतों में जो मशीनें रखी होती हुई हैं पानी की, उसमें से भी फव्वारे निकलते हैं ना, पानी छींटते हैं ना क्रॉप्स पे, प्लांट पे, है ना? तो तब हमें ऐसा लगता है कि ये वही धरती थी जो गरम तपती हुई सूखी अकाल भरी थी, है ना? गर्मी का मौसम आते ही अकाल आ जाता है, धरती सूख जाती है ना? तो राजस्थान की जो धरती पर यह जल क्रांति 1-2 नहीं, करीब 15 सालों के बड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को
संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही डॉक्टर राजेंद्र सिंह। जल संरक्षक तथा पर्यावरणविद की डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है वो जल संरक्षक और पर्यावरणविद थे और जिनकी कड़ी मेहनत से ये जल क्रांति संभव हुई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पर पूरे 15 साल उन्होंने संघर्ष किया। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो दशक पहले सूख गई थी, अब सदा नीरा हो गई है। जो 5 नदियां थी वो पूरी सूख गई थी दशक पहले, यानी 10 साल पहले। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी थी। देखो, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगाणी और जहाज वाली नदी को नदी की वादी में फिर से बहता पानी इन गांव के लोगों के चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। ये जो 5 नदियां हैं मैंने नाम लिया, कौन सी है? अरवरी है ना, फिर बताओ, रूपारेल, सरसा, भगाणी और जहाज वाली, है ना। तो एक दिलचस्प बात है इसमें कि अरवरी नदी को झिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए अरवरी संसद का गठन कर लिया है। अरवरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। संसद का अधिवेशन भी वहां होता है और 75 यानी 75 गांव के लोग हिस्सेदारी करते हैं, यानी पार्ट करते हैं इसमें। अब अरवरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। पानी के लिए कानून यानी लॉ बनता है, लॉ। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही यानी कमी के अमल भी होता है। एक नियम मुजब यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा जाए तो उस पर 1100 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यानी कि गांव के बाहर का कोई भी आदमी अगर मछली पकड़ते हुए दिखाई दे तो उसे 1100 रुपए का जुर्माना यानी दंड भरना पड़ता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अरवरी संसार का कानून चलता है ना। अरवरी संसद जो मैंने बोला था ना, 75 उसमें थे सदस्य, है ना। तो इस समय अरवरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं, तो सिर्फ यही सदस्य का कानून चलता था, बाकी किसी का नहीं। जब अरवरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब दूसरी ओर नदियां भी सूखने लगी तो प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया था, पर लोगों की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने उन पर नजरें टिका ली। अब उनकी नजर में भी वो नदियां आ गई, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से पानी बहाया। एक ठेकेदार को अरवरी में मछली मारने का ठेका दे दिया, पर जब वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया।
है ना, चाहे वो जमींदार क्यों न हो, पर बाहर का था। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही सुना दिया, नियम भी सुना दिया। तो ठेकेदार चुपचाप, है ना, ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से डॉक्टर राजेंद्र सिंह अक्टूबर 1985 यानी 1985 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव पहुंचे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे, है ना, गांव के लोग तो अनपढ़ होते हैं, तो इसीलिए राजेंद्र सिंह उनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, उनको शिक्षित बनाना चाहते थे। वहां आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी कि पढ़ाई से पहले पानी। उन्होंने क्या कहा गांव के बुजुर्गों ने कि हमें शिक्षा नहीं चाहिए, पहले हमें पानी चाहिए। पढ़ाई जरूरी नहीं है पानी से ज्यादा, पहले पानी आएगा फिर पढ़ाई होगी। अब सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को यह बात जच गई। तो राजेंद्र सिंह के मन में ये बात बैठ गई कि ये सही बात है जो बुजुर्ग कह रहे हैं। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की जरूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। साथियों के साथ मिलकर क्या किया, पानी बचाने और पानी बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि यह सब होगा कैसे। इसके लिए उन्हें गांव के पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, है ना, अनुभवी और पुराने लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों को विस्तार से जानकारी दी। कैसे करना है, क्या करना है, ये सब उन्हें विस्तार से बताया। मशवरा सीधा सा था। मशवरा यानी सलाह। क्या था कि छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं, बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए, है ना, जो कुएं सूख गए हैं, बावड़ियां भी हैं, उन्हें गहरी कर दी जाए। गहरी यानी डीप, है ना, फिर से उन्हें जीवित किया जाए। इसके साथ ही जौहड़ बनाए जाए। जौहड़ यानी जलाशय। नदियों को झिलाया जाए आदि। अब सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था कि जब बरसात का पानी इकट्ठा तो करना पड़ेगा, वरना कुएं में क्या डालेंगे, पानी कहाँ से डालेंगे, है ना। अब प्रबंधन इस तरह की बरसाती पानी बेकार न जाए, बरसात का जो पानी था वो बेकार न जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध और रनी कट बनाकर रोक लिया जाए। छोटे छोटे क्या कर लिया जाए, बांध बना लिए जाए, है ना, डैम बोलते हो ना आप जिसे। जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा, है ना,
अगर डैम बन गया तो पानी वहां पे स्टोर हो जाएगा, धरती पे रुक जाएगा पानी, है ना। इससे क्या होगा कि धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। बाहर जाने का खतरा भी नहीं पानी, और कहीं फिजूल में भी बहेगा नहीं, पर जमीन में ही जमीन में रहेगा, नीचे की तरफ, है ना। तो जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा, तो आसपास के कुओं का जलस्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली भी होगी, है ना। अब धरती में पानी आएगा तो वहां पेड़ पौधे भी उगेंगे, हरियाली आएगी, है ना। हरियाली यानी क्या होता है? पेड़ पौधों का समूह। और खेती भी की जा सकेगी। पानी आने से क्या होगा? खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र, जो गांव के लोगों ने समझाया। किसने समझाया था? जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, है ना, उन्होंने राजेंद्र सिंह को सारी बातें बताई, सारा समझाया। अब ऐसा संभव होने से ग्रामीण जीवन की दशा, दिशा और हालात में जबरदस्त परिवर्तन की संभावना दिखी, है ना। इससे क्या हुआ? परिवर्तन आ गया, है ना। हर चीज में परिवर्तन तो आता है ना। तो गांव की दशा, दिशा, हालत बदल गई, पूरा गांव ही बदल गया। कृषि और पशु ही ग्रामीण जीवन के आधार है ना। कृषि यानी खेती, है ना, और पशुपालन तो करेंगे ना। तो ये दोनों बचे रहे तो लोगों का जीवन टूटने और बिखरने से बच जाएगा। अगर खेती रहेगी, पशु रहेंगे, है ना, तो लोगों का जीवन भी बच जाएगा। लोगों का जीवन इन पे ही आधारित है। अब गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा। दूसरे, करना भी वही होगा जो समाज चाहता है ना। जो समाज चाहता है वही करना होगा, और फैसला भी समाज का और मेहनत भी समाज का ही फैसला और समाज की ही मेहनत, है ना। आपको सिर्फ साथ देना है समाज का। हम गांव वाले हैं, समाज वाले वो सब कर लेंगे, मेहनत भी हम करेंगे, काम भी हम करेंगे, पर आपको क्या करना होगा? सिर्फ समाज का साथ देना होगा। उसे परंपराओं का स्मरण कराना होगा। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है, ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से कर सकें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा और उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा। आपको लोगों को इकट्ठा करके उनको काम समझाना होगा, काम के तौर तरीके समझाने होंगे और इसके लाभ भी बताने पड़ेंगे, तभी तो ये लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? आज हम इतना ही चैप्टर करेंगे, दूसरा कल करेंगे। ओके, बाय।